नमस्कार। बहुत दिनों के बाद फिर आपसे आज मुलाकात हुई है। याद आता है जब भी आपसे मिलता हूँ तो वर्ष 94 और उसके पूर्व की गतिविधियाँ। पहाड़ों में कैसा चल रहा था उस समय और उस पहाड़ में जहाँ एक समय था बड़ी तकलीफ से पहुँचा जाता था और अभी सुगमता हो गई है। और सुगमता के साथ-साथ जितना पहाड़ों में अभी जिस तरह की का विकास या पहाड़ों को या पहाड़ों तक पहुँचने का कार्य हुआ है, यात्रा तो आसान हो गई है, लेकिन जीवन यात्रा विकट हो गई है ऐसा लगता है। तो ऐसे में आपने वहाँ मुझे लगता है अलकनंदा का जब बाढ़ आया, तो उस समय भी परिस्थितियाँ कुछ विपरीत परिस्थिति थी। विपरीत परिस्थिति में गाँव वालों के साथ मिलके एक एक नई विचारधारा के साथ पहाड़ों को ठीक करने का एक प्रण लिया है, एक वचन दिया खुद को भी और पहाड़ को भी और वहाँ के रहने वालों को भी। संगठित रूप से ये कार्य शुरू हुआ और एक बड़े आंदोलन के रूप में जन्मा जिसको हम चिपको मूवमेंट के नाम से जानते हैं। और जैसे चिपको बोलता हूँ वैसे विश्नोई कम्युनिटी की भी याद आती है और वहाँ पे जो प्रक्रिया चली लगभग उसी प्रकार की प्रक्रिया यहाँ पे गांव वालों ने एक शताब्दी के पश्चात ये कार्य किया। ये जो पूरी जो आपकी यात्रा है, पहाड़ को देखते बचपन बीता और और अभी वहाँ पे एक लंबी लड़ाई भी लड़ी स्थानीय विचारों के साथ भी, सरकारी विचारों के साथ भी और एक आयाम स्थापित कर पाए जिसमें लोगों का रहन-सहन में काफ़ी सुधार हुआ। ये पूरी जो आपकी जीवन यात्रा रही अभी तक की, उसको थोड़े से शब्दों में तो स उसको कह देना बड़ी मुश्किल बात होगी। लेकिन जस्ट एक आपको कैसा अभी आज जब पीछे मुड़ के देखते हैं, जब कार्य शुरू हुआ और आज कैसा लग रहा है आपको? पहले तो आज आपसे मिला तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि जब भी आप मिलते हैं तो नई ऊर्जा, नए विचार हमको, हमारे विचारों का भी विस्तार होता है। तो इसलिए सबसे पहले तो धन्यवाद इस बात के लिए। जहाँ तक सवाल आज वर्तमान की बात है, तो वर्तमान में जो बिगाड़ के जो अलग अलग प्रकल्प हैं वो ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई जी। और प्रकृति के साथ प्रकृति के दोहन करने के लिए कई बहाने, नए नए बहाने कि हम विकास के नाम पर ये सब हो रहा है। लेकिन जो जिस गति से जैसे पिछले 3 4 साल इसका जो वो बढ़ रहता है, क्योंकि मुझे याद है कि 1970 में जब अलकनंदा में बाढ़ आई तो उस समय लगभग 75 साल का अंतर था। जी, जी। उससे पहले 1894 93 इस प्रकार की प्रलयंकारी बाढ़ आई, तो उसका जो अंतर है ना 75 साल का था, या उसके बाद में भी 50 साल का। लेकिन पिछले 4 5 दशकों से तो हर साल कोई ना कोई घटना बढ़ रही है। मानो जो अंतराल था हाँ, वो कम हो गया है। इतना कम हो गया, अब तो एक ही, और उसका विस्तार भी बहुत हो तो दो गया। चीज़ जैसे जो हाँ, 14 15 में जी। आपने सुना होगा 2 बार वहाँ आया, क्या हुआ उसका नाम, जम्मू केदारनाथ, कश्मीर, जम्मू कश्मीर में। जी, जी। प्रलयंकारी बाढ़। हाँ, मैंने 1959 में भी जयप्रकाश नारायण जी की यात्रा थी वहाँ, विनोबा भावे जी। बिल जी। तो उस समय मैंने 15 दिन तक रहा था। तो वहाँ सैलाब होते थे, हाँ, सैलाब आया। सैलाब आया ना, जी, जी। सांबा इत्यादि में पैदल यात्रा में मैं सम्मिलित रहा, तब नौकरी करता था। वो सैलाब की बात मैंने
बाद में छोटे मोटे सैलाब आए होंगे, हम्म, लेकिन 14-15 में आपने सुना होगा। बहुत तो बड़ा, पहले बहुत बड़ा था। पहले उत्तराखंड में, हम्म, क्योंकि जब मैं 14-15 का उदाहरण ये था कि वहाँ भी दरियाई झेलम इत्यादि हम्म, उलर लेक हाँ, में भी पानी का बढ़ोतरी हुई, और वही की साल नहीं था, क्योंकि हमने उससे पहले वहाँ की यात्रा की, तो उस समय उसके आसपास के जो पेड़ है ना, अलग अलग कारणों से, वो हम्म, हमको उस समय भी विश्वास था कि एक दिन यहाँ। तो ये तो मैंने जम्मू कश्मीर की बात हम्म, इसलिए कह रहा हूँ कि उसका विस्तार भी हो रहा है। पहले हम्म, उत्तराखंड तक था माना, हम्म, या हिमाचल प्रदेश तक उसका विस्तार। इसी प्रकार आपने सुना होगा 2-3 साल पहले से मैंने वो आंकड़े भी दिए आपको, जी, हिमाचल के। हिमाचल के, 2 साल पहले कितना नुकसान, मैंने 2000 में इसलिए हिमाचल की यात्रा की थी। मेरे साथ महेंद्र कुमार, हमारी संस्था के मंत्री, 5-7 महिलाएं भी थी, क्योंकि 2000 में उत्तराखंड राज्य बना। तो हमने कहा कि वहाँ का मॉडल हम देखेंगे, देख, क्या प्राथमिकताएं क्या है। तो जी, हमने 7-8 दिन की वहाँ की यात्रा की, डीएमओ को और जो विकास अधिकारी हैं उनको मिले, लोगों वो नोट्स तो अलग हम लोग, लेकिन वहाँ जा करके जो जानकारी हुई कि वहाँ 1967 में बहुत नुकसान हुआ था। जी, और आप वहाँ गए होंगे तो मनाली के पास मनाली के पास, सासे का जी, एक सेंटर था ना, बड़ी जी, बड़ी, जी, सासे का और वो, आपने देखा होगा वो जी, नदी के बीच में, ग्लोव पे काम करती हैं, डिफेंस में मिनिस्टर, जो जी, जी, ग्लेशियर, तो उन्हीं का बहुत नुकसान हुआ। हम्म, उनका जो भवन था ना, वो सारा नष्ट हो गया था। हम्म, तो मैंने उसके बाद उसका एक नोट, क्योंकि हमारे यहाँ उस समय उतना हुआ, तो नोट 2000 में ये वाजपेयी जी को लिखा, हम्म, और ये भी लिख दिया था कि ये इसमें सुधार होना चाहिए, इसका अध्ययन। वो पत्र आज, उस समय भास्कर बरुआ थे एक कृषि सचिव, कृषि सचिव थे, उस जी, समय जी, कृषि का वही डिजास्टर कृषि वाले। डिजास्टर मैनेजमेंट 2001 के पहले हाँ, तो उनका पत्र अ, आया था कि कृषि मंत्रालय के पास ये भट्ट जी विषय हुआ क्या करें। करता तो था। मैंने कहा भाई पहले तो विशेषज्ञों के द्वारा पूरी ब्यास नदी उसके आसपास की जमीन का वो पत्र इसमें होगा, आप समझ रहे हैं ना। जी, 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 और वो एक, बाद में पता चला कि वो कार्रवाई कर रहे थे, उन्होंने वैज्ञानिकों के नाम मुझसे पूछे, उसमें चाहे आप हो, नवीन जुया, कुछ लोगों की मैं नाम, तब तक पता चला वो रिटायर हो गए, वो फाइल बंद हो बंद हो गई, फाइल हाँ। बंद हो गई, लेकिन आपदाएं चलती रही। अब ना देखिए उसका, हाँ, लगातार रहा। जी, जी, आप, मैंने वो कागज आपको भेजे थे ना, जी, 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 बिल्कुल मुझे याद जब है। आप एनआई टीएम में थे, जी, वो जो वाजपेयी जी वाला पत्र है ना, हाँ, मैं आपने माननीय प्रधानमंत्री जी वो जब अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे, तो ये आपने अपने ये यात्रा के पश्चात पत्र लिखा था, जो हाँ, आपने, जिसका आप जिक्र कर रहे ये हैं। ये पॉइंट लिखे। हाँ, अ, जो मूल रूप से उस समय जो पॉइंट सजेस्ट किए थे सरकार को, वो जियोलॉजिकल एंड स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बेसिन को प्राथमिकता देनी चाहिए, मैपिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट कवर एंड हाउ इट चेंज्ड ड्यूरिंग पास्ट 30 ईयर्स, पीछे 30 सालों में क्या बदलाव हुआ, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और जो लैंड स्लाइड्स हो रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द लैंड स्लाइड बोथ एक्टिव एंड स्टेबलाइज, दोनों के बारे में इन्होंने सरकार को भेजा कि इस पे निगरानी होनी चाहिए। प्रेजेंस ऑफ फिशरीज एंड क्रैक्स, फिशर्स एंड क्रैक्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द लैंड, तो जमीन पे कैसे चीजें बदल रही हैं उसको ध्यान देने की आवश्यकता है। और एविडेंसेस ऑफ पास्ट फ्लड्स इफ एनी एंड देयर डाउन स्ट्रीम इम्पैक्ट, पूर्व में जो बाढ़ आई हैं उसका अध्ययन होना चाहिए, वैज्ञानिक अध्ययन होना चाहिए, और डाउन स्ट्रीम में उस पर क्या प्रभाव पड़े, इससे आगे आने वाले पीढ़ियों को सहूलियत होगी। जो और बातें कहीं, लोकल डिपेंडेंसी ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज एंड द लोड बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द वाटरशेड्स,
तो वाटर सेट्स पे कितने लोड बेयरिंग की क्षमता है, इसका गहन अध्ययन होना चाहिए। स्पेशल एम्फेसिस शुड बी गिवन टू द एरियाज फॉलिंग इन द विसिनिटी ऑफ MCT मैन के मुख्य केंद्र रेफरेंस जिसको कहते कहते हैं। तो ये 7 हैं। इसके अलावा एक के अलावा भी जो इन्होंने 3 और जो सुझाव दिए उस समय का, ज़रूरी है इस पे संज्ञान में लाने का। इम्पैक्ट ऑफ एवलांच इन द हायर रीचेस ऑफ द वाटरशेड्स, ऊपरी जो सतह है हमारी ऊपरी रिज पे, जो बुग्याल के ऊपर का जो क्षेत्र है, उसमें एवलांच के क्या इम्पैक्ट हो रहे हैं, और पॉसिबिलिटी ऑफ प्रिवेंशन बाय ह्यूमन एफर्ट्स दैट विल इंक्लूड द ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग एंड बायो इंजीनियरिंग बोथ। दोनों मेथड से साइंटिफिकली देखा जाना चाहिए कि तकनीकी रूप से कैसे होना चाहिए, हमारी जो परंपरागत जो ज्ञान है उस पर कैसे होना चाहिए, और फिर बायो इंजीनियरिंग मेथड से क्या होना चाहिए। The study should finally bring out a blueprint of the conservation and development strategy. तो इन 7, 8, 9, 10 जो उन्होंने कई सुझाव जो दिए उसके आधार पे एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए पहाड़ों के लिए। ये केवल पहाड़ का मतलब केवल उत्तराखंड की बात नहीं हो रही है, ये पहाड़ का मतलब हमारे जितने भी प्रदेश हैं हमारे पहाड़ के 11 राज्य 11 राज्य है जो बता रहे हैं, हिमाचल हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल, मेघालय, नागालैंड, दार्जिलिंग, मिजोरम, दार्जिलिंग जिला है, दार्जिलिंग तो उसमें बिहार। उनका कैपिटल है जाएगा। तो इन सारे जो हमारे आसाम को भी इसमें कंसिडर करते हैं, हाँ, वो और सब लेकिन नॉर्थ ईस्ट का नॉर्थ ईस्ट के सारे। तो मूल रूप से जो आपने ये बात कही, और उसमें फिर आपने कहा बरुआ साहब उस समय हुआ करते थे कृषि सचिव कृषि सचिव, और उस समय विषय भी आपदा प्रबंधन का कृषि मंत्रालय में था। तो उम्मीद है कि ये जो रिकमेंडेशंस थे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से, फाइलें जो कंसर्न मिनिस्ट्रीज में भेजी गई होंगी, आपने भी भेजी ना? भेजी, हमने भी भेजी थी उस जब मैंने पिछले जी जी बिल्कुल, आपने हमें भी भेजा था हाँ, कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, और इस पे जो NIDM जो कर सकता है उस पे चर्चा होनी चाहिए। तो ये जो पूरे यात्रा के दौरान आपने कई अनुभव किए, और वैज्ञानिक रूप से भी कई कार्य हुए, और कुछ काम क्या, बहुत ज़्यादा काम अभी बाकी भी है, और कुछ नई चीज़ें भी उभर कर आ रही हैं। इन आपदाओं के मध्य अगर देख रहे हैं, जैसे केदारनाथ का हुआ, जम्मू कश्मीर का आपने ज़िक्र और किया, रैनी का भी हुआ ना, ग्लेशियर आया ग्लेशियर का आया उसका हुआ, 21 और अभी जो तुरंत 2021 का फिर सिक्किम सिक्किम वाला जो आपने बताया, हाँ जी, और फिर अभी की जो स्थितियां बन रही है। पहले पहाड़ का मतलब जब देखते थे तो लगता था एक सौंदर्य है ना, एक सीरीन लगता था, देख के सुन के शब्दों में भी बड़ी अच्छे अनुभव होते थे, शरीर को मन को बहुत अच्छा लगता था। अभी पहाड़ का जैसे भी मन में इमेज आता है, तो जो जिस तरह के टेलीविजन में और समाचार पत्रों में देखते हैं, तो एक बिखराव सा नजर आता है, एक डरावना सा चीज दिख रहा है, और और एक चाहता बर्बादी का। जून जुलाई जी अगस्त सितंबर हाँ। सितंबर में कभी कभी नुकसान होता था, पर इस साल तो हद पार हो गई। तो इस बार आप देख रहे हैं कि इतने दिनों के पहाड़ के अनुभव के बावजूद आप देख रहे हैं इस साल कुछ स्थिति ज्यादा ही भयावह है। ये कारण इसका जो हम लोग कहते हैं कि कारण क्या है और उसका प्रभाव क्या है। तो तो प्रभाव तो दिख रहा है टेलीविजन में, और वहां जाकर भी देखें लोगों की डेथ्स हो रही हैं। क्या ये जो जितनी भी इस तरह की मृत्यु और इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, ये बचाया जा सकता था, इसके उपाय थे? असल में जो कुछ भी घटनाएं हो रही है, हमने 2000 में भी प्रभात कुमार जी थे कैबिनेट सेक्रेटरी, मैं उनके पास गया था, तो मैंने कहा यह ज्ञान कि हमारे कौन से इलाके कमजोर हैं, माने भूगर्भीय दृष्टि से या ऊपर से, क्योंकि ये इलाका अर्थक्वेक वाला भी है, हिमालय को सबसे ज़्यादा। जैसे उत्तराखंड की बात करें, 1991 में भी अर्थक्वेक आया, जी जी बिल्कुल। उत्तरकाशी अर्थक्वेक, और 1999 चमोली अर्थक्वेक है ना। तो जब अर्थक्वेक आया तो लोगों के मकान इत्यादि तो वो प्रत्यक्ष देगा, लेकिन उसके अलावा जो
कमजोर इलाके हैं उन पर कैसा प्रभाव पड़ा, माने कहीं दरार पड़ गई होगी। जी जी जी। तो ये बात मैंने प्रभात कुमार जी को समझाई थी कि हमारे यहाँ 2 अर्थक्वेक आ गए हैं, उससे जब धरती हिली होगी तो कई नए नए क्रैक वो बने। आए हों। मैंने उदाहरण दिया क्योंकि हमने इसरो से तब राव साहब थे इसरो के अध्यक्ष कस्तूरी रंगन जी थे। कस्तूरी रंगन जी के उनसे बाद। हाँ। मैंने उनको एक चिट्ठी लिखी थी क्योंकि हमको पता चला कि उपग्रह के कारण इनके पास ये आंकड़े रहते हैं कि पहले क्या था आज कैसा है। तो मैंने कहा इसका चिपको से पहले कैसा था इलाका, लोगों ने चिपको आंदोलन चलाया तो उसमें क्या परिवर्तन हुआ। एक आपके पास चित्र भी था उस तरह के, हाँ पहले कैसा था और हाँ बाद जी, में कैसा हुआ। और उसके साथ साथ उसको भूगर्भ इत्यादि से मिलान कर। तो मैंने प्रभात कुमार जी को कहा कि भाई इन्होंने हमको 1972, 82 और 92 का आंकड़े दिए हैं कि पहले वहाँ का इलाका ऐसा था। फिर जो इको डेवलपमेंट कमीशन में आप आए, जी मैंने पेड़ लगाना इत्यादि, उसमें लोगों ने जो पेड़ लगाया, एक तो पेड़ बचाने का था। वहाँ 72 में क्या स्थिति थी, 82 में क्या परिवर्तन आया और 92 में क्या परिवर्तन। इसी प्रकार जब महिलाओं ने अपने अपने गांव में इको डेवलपमेंट कैंप के माध्यम से पेड़, तो वो अंतर हुआ या नहीं हुआ। तो सैक जो अहमदाबाद है उन्होंने उसका पूरा अध्ययन किया अध्ययन किया। और बल्कि पत्रकारों ने वर्ल्ड IPO ऑफ चिपको मूवमेंट ये लेख भी निकले ना। एक तो स्वयं प्रोफेसर माधव गाडगिल, माधव गाडगिल। उन्होंने जो चेंजेस है ना वो दिखाए, अद्भुत चेंजेस के रूप में। कैसे कैसे शुरुआती तौर तो से मैंने फिर ये इनको कहा कि भाई हमने तो चिपको के लिए ये आप ये अर्थक्वेक का क्यों नहीं करते। उनके दिमाग में बात बैठ गई। नहीं तो आजकल के ब्यूरोक्रेट्स को मेरा कोई परिचय नहीं था प्रभात को, आज भी मालूम नहीं है। उसके बाद वो बंगाल के गवर्नर बने ना, आपको मालूम है। उन्होंने घर में वहाँ से वापस आया तो उन्होंने तत्काल कस्तूरी रंगन जी को बुला कर, क्योंकि उस दिन मैंने एक शब्द कहा था, मैंने कहा हमारी ओर से ये तो इतना बड़ा वैज्ञानिक संस्थान, हमारे लिए तो ये हाथी है, हमारे किसका। तो उन्होंने उनको कहा था कि आप ये काम करेंगे जी तो आपका सम्मान बढ़ेगा। तो चौथे पांचवें दिन में तार आ गया, कस्तूरी रंगन जी एक डॉक्टर रहा और उनके साथ कि अमुक तारीख को यहाँ लोक नायक भवन में 6 नंबर गया मैं। तो मैंने मेरा ये कहना था कि मालपा में वो घटना हुई थी ना। जी जी मालपा और लैंडस्लाइड। हाँ वहाँ मनुष्य मठ में 2 गांव दो जी दब गए। तो मैंने उनको कहा था कि 1991 या 1900 उसमें जब अर्थक्वेक आया तो हमको पहले की चित्र चाहिए, और यदि ये साबित होता है कि यहाँ दरार थी तो लोगों को पहले से सावधान किया जाना चाहिए था। हाँ। तो MCT है जो भूगर्भ वालों की भाषा में, हाँ हाँ तो जहाँ से MCT माने पूरब से पश्चिम को जाती है वो उसका अर्थ उसका अध्ययन होना। तो हुआ ये कि कस्तूरी रंगन जी के साथ मेरी बातचीत हुई। उसके बाद उन्होंने एक हाई पावर कमेटी बिठाई, बैठक की कमेटी ने। तो उसमें हमारे यहाँ से जो चीफ सेक्रेटरी थे, क्या गुप्ता मैं नाम बोल रहा हूँ, पहले चीफ सेक्रेटरी वगैरह हाँ। पहले तो अनडिवाइडेड यूपी था, उसके ना, पहले उसके बात ये बात 2001 2000 2000 की बात है। हाँ उनको बुलाया, उसके अलावा ITBP सारे और करीब 15-20 लोगों को। फिर मीटिंग दिल्ली में मुझे भी बुलाया था, लेकिन वो फैक्स होता था ना उसमें, हाँ हाँ तो गलत फैक्स था तो मुझे 3 दिन बाद। अब इन सबको ये मालूम तो था नहीं। उन्होंने MCT के बजाय, MCT तो पूरब से पश्चिम को, जी इन्होंने क्या किया कि ऋषिकेश से बद्रीनाथ, रुद्रप्रयाग से केदारनाथ, ऋषिकेश से गंगोत्री, टनकपुर से मालपा का चिन्हित कर दिया, चिन्हित करने की बात करी। वो 1 साल लगे उनको। 12 वैज्ञानिक संस्थाएं थी जो 54 वैज्ञानिकों ने उसमें काम
काम किया। वो बाकायदा एटलस इत्यादि, उसमें ओल्ड लैंडस्लाइड और जो सुसुप्त हैं और जो एक्टिव लैंड वो भी दिखाया उन्होंने, और इसके अलावा मैनेजमेंट का। तो 2001 में मेरे साथ उन कई बार तो मेरा तो झगड़ा भी, मैंने कहा मैं तो एमसीटी वाला, पर तब ये हुआ कि जब तुमने ये कर दिया, क्योंकि उस मीटिंग में मैं था नहीं। जी जी। आप समझ रहे हैं, हाँ उन्होंने सस्ता कार्य कर दिया। शुरू कर, तो बड़ा वो आखिर में मैंने कहा जो है उसी का उपयोग करें। तो 2 बार, एक बार तो तोलिया जी की अध्यक्षता में, दूसरी बार भी वो मीटिंग हुई, वो सारे मेरे पास आ, यस के दास से रेवेन्यू के सेक्रेटरी, सारे टीएम, वो सारे एटलस थे। पर जैसा होता आज किसी के पास वो एटलस है या नहीं, उसमें मैनेजमेंट का भी है ना, जैसे केदारनाथ क्या? में क्या क्या करना चाहिए था, तो किसी ने ध्यान नहीं दिया कार्य। तो सवाल यह है कि विज्ञान तो हमारे पास है, लेकिन इसका उपयोग करने के लिए राज्य सरकार इत्यादि, तो हमारी दृष्टि केवल पेड़ बचाने का नहीं, किस प्रकार से एक व्यापक डिजास्टर कम हो, मारक क्षमता कम होगी। माने डिजास्टर तो होगा, और हम यहाँ के लोगों को कैसे बचा सूचित कर सकते देंगे, हैं। तो वो मारक क्षमता वही कम होगी ना। जी जी बिल्कुल। तो माना मतलब उस धराली के डिजास्टर को तो होना ही था, लेकिन हम जो ये आसपास का हुआ है उसको बचाया जा सकता। जैसे मैंने कहा ना, धराली में 5 फीट मलबा 2 महीने बाद भी था। 2013 में केदारनाथ ही नहीं हुआ नुकसान, बल्कि सब जगह हुआ। जी। तो ये आप समझ रहे, ये जो समय की मेरी यात्रा है जी, ये, इसमें आप देख लीजिए 2013 की आप, मैंने पूरा उत्तराखंड उसका विवरण किया आपने 2013 की आपदा का। यहाँ का ही होगा। हाँ, प्रोफेसर संतोष कुमार से वार्ता हुई। जी जी, आपने लिखा है। हाँ ये नहीं, हाँ ये लिखा है। तो इसके अलावा यहाँ ये कुछ दिन बाद भागीरथी घाटी में उत्तरकाशी के भैरव घाटी की यात्रा की। उत्तरकाशी के आगे बढ़वार तक के स्थानों पर भी पैदल पुल, मोटर मार्ग के अलावा दुकानें नष्ट हुई। साथ ही निर्मित एवं निर्माणाधीन छोटी बड़ी विद्युत एवं सिंचाई परियोजना का नष्ट भी हुआ। हरसिल के बाद धराली में 5 फीट ऊंचाई तक मकान एवं मोटर मार्ग दलदल में डूब गए थे। ये 13 की बात लिख रहा हूँ। जी, इस यात्रा में अमर उजाला के वरिष्ठ संवाददाता सूरज सिंह रावत तथा ओम प्रकाश भट्ट साथ में थे। हम उत्तरकाशी में थूथड़ गए, यहाँ थथुड़ गए। बस वो उतना ही है ना, तो जी। ये सारा दार्चुला तक का वर्णन है। जी हम जी। सब जगह केदारनाथ ही में नहीं हुए। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण किताब है। इनका नाम है, चंडी प्रसाद भट्ट जी ने खुद से लिखा है किताब, गुदगुदी। तो गुदगुदी का इसमें जब अगर आपने इसका संदर्भ छेड़ा है, तो आपने इस गुदगुदी को कैसे आप परिभाषित कर रहे हैं? नाम कैसे दिया गुदगुदी? ये हिमालय की गुदगुदी जन्म से भी कई बार ना, जैसे हम 100 दौर की बाढ़ की बात कर रहे हैं जी, जिससे ज्ञान का वर्धन। जब आप युवा थे तब की तस्वीर है। आज भी ये 92 वर्ष की अवस्था में, लेकिन आज भी उतने ही युवा है और उतना ही एनर्जी है इस कार्य को करने के लिए। मैं आपको जैसे ये 100 दौर की बाढ़ का है जी, जो मैं आपको कह रहा था ना। हाँ ऐसे ये बुग्याल था, ये बुग्याल है कुंवारी पास से, वो जी जी हैमरगेंसन ने जी 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 37 में इसका, और ये अलग यहाँ से इतनी धाराएं निकलती है और इन सब में पेड़ काटे गए। तो ये जो दिखा रहे हैं आप, ये बुग्याल के बारे में बता रहे हैं, और इसकी जो धाराएं निकली वो इस तरह से निकली, अलग अलग निकली। और ये उस समय जब अलकनंदा में फ्लड आया था, ये 1970 की बात हो रही है। 1970 में, जिसके बाद फिर इसके नियोजन में और इसके आगे बाढ़ की समस्या ना बने,
उसके लिए फिर पेड़ लगाने का कार्य शुरू काम हुआ। किया। और चिपको आंदोलन जो में चिपको आंदोलन का इस- जन्म इसी यहीं से इलाके- इसी इलाके में चिपको आंदोलन की जी, शुरुआत जी। हुई। तो ये अलकनंदा तो फ्लड का मतलब है कि हमारे लिए वहाँ ये धरती जो है सीखने की रही। पर्यावरण का पूरा पाठ गाँव वालों ने कहा कि जहाँ जहाँ पेड़, बाद में वर्किंग प्लान में देखा फॉरेस्ट के, तो इन सब में पेड़ काटे गए थे। लोग अक्सर पूछा करते हैं कि आपने पढ़ाई कहाँ से की, आपने अनुभव कहाँ प्राप्त किए। तो भट्ट साहब का कहना है कि हमारा विश्वविद्यालय, स्कूल जो भी कहें यही है। ये जो क्षेत्र है 1970 का जो बाढ़ से प्रभावित हुआ अलकनंदा से, ये कार्य क्षेत्र इन्होंने ही इन लोगों ने गांव वालों के साथ मिलके कहा कि हम यहीं से कार्य शुरू करेंगे, यही हमारा विश्वविद्यालय है, यही हमारा स्कूल है और यही हमारा प्रयोगशाला भी है। तो जितना भी ज्ञान और अनुभव था लोगों का, सब यहाँ समेटे और इस कार्य के दौरान जो जितना भी सीखा, जो चिपको आंदोलन का जन्म हुआ, वो इसी जगह से हुआ और 1970 का फ्लड एक बहुत बड़ा कारण बना। जिसमें से 25 बसें बह गई थी ना, और गंगा केनाल सिल्ट से भर गई थी। तो जो पहाड़ और मैदान का संबंध है ना, मैंने वहाँ की सिल्ट 300 किलोमीटर दूर जी हरिद्वार में गंगा नहर में है 10 किलोमीटर, उसमें 3 मीटर ऊंचाई तक सिल्ट जाता है, सिल्ट जमा हो गई। तो मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर की खेती सिंचाई से वंचित हो। तो लोकसभा में और उत्तर प्रदेश विधानसभा में बहुत हो हल्ला हुआ कि केनाल को बंद क्यों नहीं किया। तो उसकी एक अलग कहानी है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट, आप अक्सर कहते हैं कि पहाड़ और प्लेन्स दोनों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता। क्योंकि वहाँ की बौखलाहट असर, पहाड़ की बौखलाहट से प्लेन्स, मैदानी क्षेत्र जो है वो प्रभावित होता है। जैसे बातचीत में उन्होंने जिक्र किया कि कोसी का 2008 का बाढ़, नेपाल में पेड़ काटे जाते, नेपाल में पेड़ कटे या वहाँ से मिट्टी आई जी, तो आपका कोसी बैराज को नुकसान पहुंचा और 8 जिले आपके प्रभावित हुए। तो पहाड़ और मैदान दोनों का अन्योन्याश्रय संबंध है और ये कह सकते हैं कि वो हमारा मुकुट है। और भौगोलिक सीमा वो नहीं मानती है ना। हाँ, और आपदा का तो आप जानते हैं, सभी जानते हैं कि कोई उसकी भौगोलिक सीमा ये कहें कि साहब नेपाल में, हाँ, तो नेपाल से सॉइल इरोजन हो रहा है, तो हमारे ऊपर क्यों उसका जी असर तो कोई प्रकृति के लिए तो कोई बाउंड्री नहीं है, वीसा पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। तो ये तो हम लोगों का किया हुआ है। मानव और जो हमारी जो विभिन्न जो हमारे देश हैं, उनकी सरकारें हैं, ये चिन्हित उनके द्वारा किया गया, अपनी निर्धारित किया गया बाउंड्रीज को। लेकिन प्रकृति के लिए वो कोई बाउंड्री भीमनगर में ना, जो उसमें आपका नेपाल का जहाँ वो बैराज बना था, तो उस 1 महीने बाद हमने यात्रा की, तब भी पानी था वो लोगों के खेत में ना, और हजारों लोग बेघर हो गए थे। तो एक सवाल मन में उठता है, हाँ, आपका ज्ञान, आपके गांव वालों का ज्ञान जो इस परिस्थिति से गुजरे, एक समस्या का समाधान दिया, आपदा प्रबंधन के लिए भी, विकास के लिए भी, पर्यावरण के लिए भी, और कैसे हम अपने लंग्स को साफ रख सकते हैं। पहाड़ भी एक लंग्स हमारे पूरे हिंदुस्तान का। और जो युवा हैं आज के, क्योंकि मुझे चिपको की एक बड़ी अच्छी बात थी कि आपने छोटे छोटे बच्चे भी उसमें सम्मिलित हुए, आज बड़े हो गए होंगे, 30 साल 40 साल, आज युवा हो गए। तो आजकल का जो युवा, आज एक जेनजी कहते हैं, जनरेशन, तो जेनजी एक उनकी बातचीत, सोचने का तरीका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत सारे वैज्ञानिक तंत्र भी उनके साथ हैं, ज्ञान भी है। तो अभी भी क्या पहाड़ों के प्रति वो उतना संवेदनशील हैं या अपने टेक्नोलॉजी पर उनको ज्यादा भरोसा है? नहीं, जैसे उस समय के लड़के, ओम प्रकाश का ही उदाहरण है जी, ये प्राइमरी में पढ़ता था जी, लेकिन इसने अच्छी नौकरी के बावजूद भी वो चुना नहीं, और उग्याल बचाओ आग से फिर, क्योंकि आज पेड़ नहीं कट रहे हैं लेकिन जंगल में आग लग रही, तो उसका दुष्प्रभाव छोटी वनस्पति भी नष्ट। तो ये उसमें नहीं। इसी प्रकार एक कल्याण सिंह रावत था, सच्चिदानंद भारती थे, ये अपने अपने ढंग से भी, और ये भी अब सीनियर सिटीजन में पहुंचने वाले तो एक जो ये बालपन में जो जुड़े, वो आज सीनियर सिटीजन भी हो रहे हैं, लेकिन उनकी समझ तो पूरी है
पर उसका आज का जो वर्तमान समय है ना, युवा तो आज ऐसी जगह जाना चाहते हैं कि जहाँ खाओ पियो वाली जो हम्म, बात है ना, जी। इस तरफ ध्यान कि हमारा भविष्य कैसे हो, कम है समाज। हम्म, सिर्फ कागजी तो जरूर है कि मौसम में बदलाव आ रहा है इसलिए ये काम होना चाहिए, पर हम फोटो खिंचाने के लिए पेड़ जरूर लगाए, हम्म। लेकिन उसकी रक्षा की तरफ ध्यान कम जाता है। एक ऑप्टिक वैल्यू हो गया है, हाँ फोटो खिंचवाया, लगा कि हम विकास से जुड़े हैं, हाँ पर्यावरण की रक्षा कर रहे हाँ हैं। उसके बियॉन्ड उसकी थिंकिंग नहीं जा रही है, हाँ, गहराई में नहीं जा पा रहे हैं। ये- तो एक तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है, हाँ, चिंता। क्योंकि जिस तरह से समस्याएं अभी आके खड़ी हो गई हैं, आगे आने वाला जनरेशन, क्योंकि ये तो कॉन्टिन्यूम है, एक जनरेशन जाएगा, दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा हमारे आएगा। जमाने में हम लोग मन प्रचार प्रसार कम और काम ज्यादा, हम्म, क्योंकि प्रचार प्रसार बहुत ऊपर होकर काम नहीं होगा तो उसका असर नहीं वो पड़ता। तो चिपको बहुत बड़ा समझ? उदाहरण है तो कि काम ज्यादा हो, हमको बोलने की जरूरत नहीं है, नहीं, वो अब काम। वो तो मैं देखता हूँ आपके अपने व्यक्तित्व से, आपकी समझ से, मैंने कभी नहीं देखा कि आपको कोई कहे, इस बात से जानता कि गांधी पीस पुरस्कार मिला, पद्मश्री पद्म भूषण मिला, मैगसेसे मिला, ये आपके कार्य का है, लेकिन आपके मुंह से कभी नहीं सुना कि आप इसकी चर्चा कर रहे हैं। आप हमेशा कहते हैं कि काम करो, एवरीथिंग विल फॉलो। तो काम महत्वपूर्ण है, उस पे दिखावापन कोई चीज नहीं होनी चाहिए। ये एक प्रेरणा का वो भी है हम लोगों के लिए कि किस तरह से लगातार सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। एक चीज और आपने जिक्र किया इसी चर्चा के दौरान, दो चीजें मैं आपसे पूछूंगा अभी, और साथ साथ में एक ग्लोफ की समस्या है ना, कई लेक्स भी बन गए, और लेक्स का वैज्ञानिक रूप से आंकलन भी हुआ, और हमारी जो संस्थाएं हैं उसको मॉनिटर भी कर रही हैं। जी दूसरी जो एक बड़ी समस्या है वो भूकंप का, 2013 का जो 15 का भूकंप था यहाँ का, नेपाल का, वो एक हम सभी के लिए बहुत बड़ा एक चेतावनी के रूप में भी है। छोटे छोटे भी भूकंप आ रहे हैं, तो ये ग्लेशियर और इनका ग्लोफ, जो पूरी ग्लेशियर और लेक बनना, और साथ साथ भूकंप, और पहाड़ों में जो भूकंप की बात होती है वो 8 रिक्टर स्केल से बड़े भूकंप की बात होती है। जी 8 रिक्टर स्केल का मतलब ये कि इतनी धरती हिलेगी जी जिससे बहुत व्यापक नुकसान हो सकते हैं, जो ऐसे भूकंप 100 वर्षों में एक बार या 50 वर्षों में एक बार रिपीट स्टोरी होती है। तो अभी आप वहाँ पे हैं, लोग आपसे रोज इंटरेक्ट करते हैं, प्रशासनिक व्यवस्था भी आपके संपर्क में रहती है, और युवा भी हैं। तो भूकंप से आपने जिक्र भी किया चमोली का, उत्तरकाशी का भूकंप का, और मुझे याद है जब हम नैनीताल में बैठ के चर्चा कर रहे थे लाटूर के भूकंप के बाद, सभी लोग बैठ के, कि किस तरह की रणनीति होनी चाहिए। आज के दिन में इस स्थिति को देखते हुए क्या लग रहा है कि आपको, कि किस तरह से एक रणनीति होनी चाहिए कम्युनिटी के स्तर पे और सरकारी स्तर पे, और एक व्यापक जो हमारे विकास के इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं पहाड़ में, उसको किस तरह से आप सर, मैं अर्थक्वेक पर तो हमारा कंट्रोल है नहीं, जी। वो आएंगे ही, लेकिन जब वो आते हैं तो उसके दुष्प्रभाव के बारे में हमारी समझ बढ़नी चाहिए, और आज विज्ञान उस रूप में है। तो जैसे मैंने बताया कि 2000 में हमने प्रभात कुमार जी से जो कहा था कि भाई 91 का भूकंप आया, उसके बाद हिमालय को कमजोर करते हैं, तो उस भूकंप के बाद इलाके पर कैसा प्रभाव पड़ा, कहीं दरारें पड़ी होंगी कहीं, तो इसको चिन्हित किया जाना चाहिए। वो जो ओल्ड लैंड स्लाइड डिपॉजिट जो सोए हुए हैं, उस भूकंप का उस पर क्या वो तो प्रभाव एक्टिव हो सकता है। है। तो इस प्रकार उन्होंने उस समय, लेकिन उसका यूज कौन करेगा, राज्य सरकार करेगी, उन्होंने जी। तो वो सारे बनवा, मतलब विज्ञान तो इतने ऊपर पहुंच गया, हम आज 400 किलोमीटर दूर जा रहे हैं बिल्कुल उपग्रह, ऊपर। लेकिन ये भी विज्ञान है कि उपग्रह का लाभ हम अपने ग्लेशियरों के बारे में कर सकते हैं जी। कि ग्लेशियर की क्या स्थिति है, वहाँ हर जगह तो जा नहीं सकते,
उपग्रह के बारे में कि ग्लेशियर है, ग्लेशियर लेक है, और ग्लेशियर लेक है तो उनका पानी कहीं ज़्यादा तो तापमान के कारण ज़्यादा तो वो नहीं, तो विज्ञान सम्मत ढंग से हम उसका लाभ उठा सकते हैं उपग्रह के द्वारा। या जो भूगर्भ ग्लेशियरोलॉजी वाले हैं या भूगर्भ वाले हैं और मौसम वाले, ये बता दें कि तुम्हारे गांव के ऊपर ग्लेशियर लेक है, अब वो भरने वाली है, टूटेगी तो तुम्हारे पूरे गांव को वास कर देगी। तो वो चिन्हित किया जाना चाहिए, क्योंकि विज्ञान आपके पास है, वो सारी प्रौद्योगिकी है, तो उसका लाभ लोगों के लिए क्यों नहीं उठाया जा सकता। माने क्योंकि जैसे इसको थर्ड वो करे, तीसरा ध्रुव है हिमालय, और हमारे देश में क्लाइमेट चेंज का और जगह कोई प्रभाव दिखे नहीं, हिमालय में और जरूर समुद्र पर तो जरूर दिख रहा है, दिखेगा, दिख रहा है। तो उसको माने विज्ञान सम्मत ढंग से उसका पहले तो अध्ययन हो, फिर वो अध्ययन लाइब्रेरी वो अलमारी में बनने वो विभाग हो, बल्कि वो स्थानीय लोगों को, स्थानीय प्रशासन को मुहैया होना चाहिए जी कि तुम्हारे गांव के ऊपर से या तुम्हारे इलाके में ग्लेशियरों की स्थिति है, ग्लेशियर लेक की स्थिति है, वनों की स्थिति है, आप समझ जाओ, इनका रक्षण करो। तो आम रूप इस से प्रकार से जी विज्ञान का इस्तेमाल होना चाहिए, इस्तेमाल होना चाहिए, हो भी रहा है, लेकिन वो कहाँ है ये पता नहीं। तो लोकल लोगों को, लोकल प्रशासन को देने की एक व्यवस्था होनी चाहिए राज्य सरकार को। अब आप ये देख लीजिए कि ये था जी, ये चोराबाड़ी लेक, ये हाँ ये पहले का है केदारनाथ के, और ये दूसरा है, दो चित्र है, एक पहले का है केदारनाथ का और एक उसके पश्चात का। देखिए दोनों में परिवर्तन। और ये जरा ये लेक है, ये जरा होगा, तो ये लेक टूटा, समझ लीजिए। हाँ ये लेक टूटा, और उसके बाद फिर देखें नीचे की परिस्थिति कैसी बनी। तो ये जो समझ बननी चाहिए, लोगों तक पहुंचनी चाहिए, लोगों तक जो जानी चाहिए, केवल ये साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस में कैद होके ना रह जाए। ना उनके बाद विभागों के मानव पर्यावरण मंत्रालय अध्ययन करवाता है या DST अनुभव करवाता है किसी यूनिवर्सिटी से या किसी संस्थान से, तो वो अध्ययन करके उनकी अलमारी में बंद हो जाए। हम कहते हैं लोकल लोगों को, लोकल प्रशासन को भी, तो ये प्रशासन की जिम्मेदारी बड़ी अच्छी संस्तुति जो दे रहे हैं अभी भट्ट साहब। ये कह रहे हैं दोनों के कॉन्टेक्स्ट में आप देखें परिवर्तन, इसके व्यापक प्रभाव है नीचे आम जनता पे, जो हमारे इन्वेस्टमेंट्स हैं उस पर भी, जो विकासोन्मुख हमारी जो अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उस पर, आसपास में जो लोग रह रहे हैं उस पर, और इसका सीधा प्रभाव जो नीचे मैदानी क्षेत्र में लोग रह रहे हैं उस पर भी पड़ेगा। तो इसकी जो सूचना है, जो साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग है, इसको लोकल कम्युनिटी और लोकल प्रशासन के पास भी समय रहते सावधान किया जाना चाहिए। तो ये देख लीजिए ना जी, ये भी केदारनाथ के ऊपर, ये सारा केदारनाथ, तो ये जानकारियां, तो जैसे ये भी बता रहे हैं कि केदारनाथ के ऊपर की है, और इसको भी देखें, दोनों में परिस्थितियों में बड़ा सा डिफरेंट दिखेगा। ये डिफरेंस जो है दोनों में, अगर समझ बनती है लोगों को, अगर इस तरह की सूचना जाती है, तो इसमें अगर आप कुछ अगर एक्सप्लेन कर दें तो बहुत अच्छा। एक तो यही है कि जैसे ये नया ग्लेशियर लेक बना जी, अब चोराबाड़ी जो आपने पहले दिखाया उस लेक के बारे में तो सब कह रहे हैं कि चोराबाड़ी लेक टूटी, लेकिन इसके अलावा जो और भी हुआ, क्योंकि 1991 के भूकंप में यहाँ ग्लेशियरों के टूटने की बात वहाँ के जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे मंदिर के, उन्होंने मुझे 1991 में बताया। मेरा उस समय का लेख है कि इसका अध्ययन होना चाहिए, अध्ययन नहीं करेंगे तो अंत में मंदाकिनी नदी किसी न किसी समय बता देगी। तो नदी ने 2013 में बता दिया, लोगों ने ध्यान नहीं दिया। उस समय वो भी मेरे पास जनसत्ता में बहुत बड़ा लेख निकला मेरा, और इसका वर्णन किया था, और यही शब्द थे कि आखिर नदी वो करे। अब हमारा कहना जैसे उत्तराखंड है, ये
जो हिमालयी राज्य है ना, जी जी। प्रदेश है, हम्म। माने चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर, पिथौरागढ़, तो इनमें हर साल ये तो नुकसान होते रहते हैं। ये जो बता रहे हैं उत्तराखंड का है। हाँ, ऊपरी राज्य है जो। हाँ। अब ये देखिए आप, ये जो है ना, ये तो पहले हुए, ये मालपा वाला है, और और ये जो लाल है, जी, ये 2013 में ये सब जगह हुआ, केदारनाथ ही नहीं। तो इन सब ये जो दिखा रहे हैं कि इसके पश्चात जितने भी आपने सर्किल हैं इसमें, ये सारे जहाँ पे दुर्घटनाएं हुई, तो पहले से इसके आंकलन थे, लेकिन उस पे साइंटिफिक ज्ञान भी था, अब लेकिन दूसरा सवाल ये है कि ये सब, ये पूरे इलाके में केदारनाथ ही नहीं, यहाँ तक कि गोरी नदी है ना जी, मुनस्यारी के नीचे, वहाँ भी जो ग्लेशियर नहीं, वो भी टूटी। मानो वो तापमान का कारण भी एक है, अतिवृष्टि भी है, तो पूरा उत्तराखंड प्रभावित हुआ 2010 लोगों को, क्योंकि यात्री मारे गए इसलिए ज्यादा। जी, और केदारनाथ तो हमारा जो हाँ, देवभूमि ऐसे भी हम कहते हैं पूरे लेकिन ये उत्तराखंड को। सारे इलाके जी, प्रभावित हुए, तवा घाट इत्यादि सब, हमने सब जगह जाकर देखा, तो यात्राएं की। मैंने कहा ना कि आपके साथ बात करने, हमने वो यात्रा की थी। जी जी, उस यात्रा में भी आपके साथ आने वाला था, लेकिन जा नहीं पाया। केदारनाथ ही नहीं बल्कि सब जी जगह। जी। तो ये इलाके, मानो पहले तो यदि हम ग्लेशियरों को चिन्हित कर दें, और जब तापमान भी बढ़ रहा है, अतिवृष्टि ये जून से और सितंबर तक गड़बड़, तो उस समय देखा जाना चाहिए कि कौन से ग्लेशियर लेक पे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा कमजोर स्थिति में है, है। जी, वो टूट सकते हैं, तो उसके नीचे के लोगों को सावधान करना तो चाहिए। इसलिए मैं जो चिन्हित की बात कर रहा हूँ ना, तो 2000 में प्रभात कुमार तो जी हॉट स्पॉट्स को चिन्हित करके, हाँ, और उस पे ये आंकलन करना चाहिए कि अगर अतिवृष्टि होगी तो उसका उन ग्लेशियर्स पे, उन लेक पे क्या असर पड़ेगा, और डाउन द लाइन जो लोग रह रहे हैं उनको सचेत करने की आवश्यकता क्योंकि है। जैसे आपने 2013 में देखो, श्रीनगर इत्यादि में भी काफी मिट्टी वो हो गई थी, ये श्रीनगर का ही, माने यहाँ डिजास्टर नहीं हुआ, अलकनंदा के कारण ये मिट्टी है ना, ये जी जी जी, सिल्ट जमा हुआ है, कीर्तनगर और सिल्ट जमा हो गए, ये ITI वाले बिल्डिंग इत्यादि। ये सिल्ट का जमाव हो गया। जैसे अभी टेलीविजन पे अक्सर दिख रहा है कि किस तरह से गाद आ रहा है, हाँ, तो ये और डिपॉजिट हो रहे हैं। ये वहाँ गोविंद घाट में जो सरदारों का है ना, ये ये गोविंद घाट की का चित्र उन्होंने दिखाया, किस तरह से प्रभावित हुआ। हाँ, ये धारचूला तवा घाट, और ये पूरे उत्तराखंड में ये धारचूला का है। तो किस तरह से पहाड़ प्रभावित हो रहा है, एक निरंतरता में, हर साल के बाद देखेंगे, कुछ 5 साल के बाद, 4 साल के बाद, 3 साल के बाद, ये टाइम भी थोड़ा कम होता जा रहा है, और जो विभीषिका है वो बढ़ती जा रही है। ये गौरी नदी के नीचे ना, मुनस्यारी के नीचे ये मकान देख रहे हैं, ये बहुत सारे मकान, जैसे दिखाया कि मुनस्यारी के पास का है, ये लैंडस्लाइड हुआ, यहाँ पे जो डाउन द लाइन थे सारे मकान चले गए, और ऊपर रिज पे एक तरह से जो बड़ा, वो भी एक वल्नरेबल है काफी, अगर क्योंकि नीचे के मिट्टी का कटाव होगा तो और पूरे ऊपर से मकान, भी मलबा आएगा तो ये पूरा नुकसान हो सकता है। और होना क्या चाहिए, जो मैंने अध्ययन की बात की ना, जी जी, ये केदारनाथ रूट, ये मैनेजमेंट, ये आप बताएं। इसरो जी ने ये किया है, ये अध्ययन चिन्हित किया है, जी, ये केदारनाथ में मंदाकिनी और सरस्वती नदी है, और ये तो 2013 से पहले का चित्र है, 2001 का चित्र है, तो इसके बारे में पहले ही वो होता तो आप बाढ़ को, डिजास्टर को रोक नहीं सकते थे, लेकिन लोगों को सावधान कर सकते और इसमें पूरे मैनेजमेंट का भी इसरो ने वो सैक कर में वो किया है, इस प्रकार के ये जो मैपिंग वाला जो है ना, अच्छा, ये मैपिंग जो हाँ, जिसकी ये बात जो कर रहे थे, ये मैपिंग किया उन्होंने, और मैपिंग के साथ जो चिन्हित कर दिया है कि कौन कौन हाँ, से। ये भारत सरकार ने, हाँ, कई वैज्ञानिक, लेकिन आज इसका उपयोग राज्य सरकारों को करना अभी तक नहीं कर ये भारत सरकार के संस्थाओं के द्वारा किया गया कार्य है, चूंकि कहते हैं कि आपदा प्रबंधन राज्य सरकारों की का विषय है, और राज्य सरकारों का मतलब हो गया कि राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, पंचायत, लोकल बॉडीज, विलेज लेवल
तो ये सारों की जिम्मेदारी है। उनको यहाँ तक तो उन तक ये चीजें सूचनाएं पहुंच नहीं रही है, पहुंचना चाहिए और इससे वो फिर निर्णय लेने में सक्षम हो सकते अब हैं। ये उपग्रह के आंकड़े हैं, ये आप देख रहे होंगे यहाँ, जी ये दरार थी और जी बाद में ये दरार थी, उपग्रह से पता चला। और ये फिर बाद में अतिवृष्टि हुई, लैंडस्लाइड हुआ, हम गढ़वाल में बकाना कहते, हम्म पूरा पहाड़ आगे आ गया हम्म, और 2 गांव मनसुना के पास बेटी बहते- पर हुआ, नष्ट हो गए थे। तो ये पहले ही बता देते कि तुम्हारे गांव के ऊपर से दरार है, दरार तो खिसकने विज्ञान वाला है ये। जी। तो मैं वो भी पिछले साल हिमाचल में गया था, हाँ, आपदा के बाद आंकलन करने गया था कि कितना नुकसान हुआ। जी, कई जगह पहाड़ों में दरार देखा अपर स्ट्रीम पे, और उसमें जो लोकल स्थानीय प्रशासन ने जो कार्य किया था उसमें चूना भर रहे थे दोनों दरारों के बीच में, कि एक छोटा सा जो उन्होंने लिया कि शायद इससे रुक जाए, रुक जाए। लेकिन फिर दूसरे समय देखा तो फिर दरक गया था वहां से। अब आप समझ लीजिए खतरे के ये, इसमें विज्ञान की भी जरूरत है। जैसे ये यमुनोत्री का चित्र है, जी ये यमुना नदी आ रही है सीधे ढाल में, मैंने 90, तो ये टो कटिंग कर रही है। जी तो आज ही यहाँ दीवार बनाई जाए, हम्म इससे टो कटिंग रुके। तो दीवार अभी भी नहीं है, तो अभी अब है या नहीं है, पर नहीं मैंने देखा। पहले ये बताया था उन्होंने कि जैसे ये यमुना नदी है, आप बताएं। हाँ, ये यमुना नदी है और ये यमुनोत्री है। और तो यहाँ ये से इसको यदि हम बांधेंगे नहीं तो तो ये वो तो फैलता धीरे चला धीरे जाएगा। वो करें। तो ये पहले ही ये सावधानी बरतनी ये कह रहे हैं कि यहाँ पे दीवारों से और इधर साइड में वॉल बना के ये इनके साइड धार को रेगुलेट किया जा सकता है ताकि एक मेन स्ट्रीम में वो चला जाए। लेकिन इसका असर जो ऐसे नहीं करने से, ऐसे कई, ये तो एक उदाहरण है, ऐसे कई उदाहरण है जहाँ हाँ, पे ऐसा ऐसे ऐसे आ रहे हैं तो उनको यमुनोत्री का किया ये जा सकता है। दीवार बनी है। तो स्ट्रक्चरल मेजर्स भी लिए जा हाँ, सकते तो हैं। ये कई इलाके जो है, तो इस तरह के कई इलाके पहाड़ों में हैं जो भी एक खतरा का मतलब एक आगाज है कि खतरा भी हो सकता है। और अभी इन पहाड़ों के बाद, अगर इन आपदाओं के बाद चिन्हित किया जाएगा तो कुछ और भी नई चीजें मिल सकती हैं, कि क्योंकि बदलाव काफी हुआ होगा। तो एक जो परिस्थिति बनती है कि जिस तरह के अभी पहाड़ का स्वरूप हो चुका है, और हम भूकंप की बात कर रहे थे, बड़े भूकंप की बात पहाड़ में करते हैं, तो ये इस तरह से अगर जो पहाड़ कमजोर हुआ है, और तो भूकंप अगर होता है, भगवान ना करे ऐसी स्थिति बने, लेकिन अगर बनता है नहीं ये तो प्रकृति का है ही, वो तो हो गए, होगा ही। हम रोक नहीं सकते। जी, पहले हम लोग भी बात में करते थे कि इफ, जब कभी भूकंप आया तो, लेकिन अब हम लोग बात करते हैं कि नेपाल का अब देखा, आने वाला है, तो कब आएगा, डेट में कहते हैं व्हेन अर्थक्वेक विल कम। अब टाइम का बस पता नहीं, लेकिन इंसिडेंट का होना तय है। जैसे उस बार नेपाल के बारे में जी जब 15 की बात है, उससे 2 दिन पहले मेरे साइंस में एक व्याख्यान था, मैंने यही कहा कि नेपाल बहुत, तो उस दिन क्या मेरे कोई अंग्रेजी अखबार वाला, उस दिन उसने कोई न्यूज, जब नेपाल में 3 दिन बाद भूकंप, तब लिखा उसने, चंडी प्रसाद ने, अनुपम का पत्र है कि आपने तो पहले ही पूर्व घोषणा कर। अब नेपाल के लिए हम चुप रहे हैं, लेकिन हमारी जो घाघरा नदी है और बिहार की जितनी भी नदियाँ, वो सब नेपाल से निकलती हैं, नेपाल से वो मिट्टी आती है। तो नेपाल में यदि भूकंप आता है तो भुक्तभोगी हम हैं, जी क्योंकि वहाँ की नदियाँ बौखलाएंगी। तो वो जैसे कोसी में आती है, दूसरी कोसी है सप्त कोसी, वो सब भारत में आती है। इसी प्रकार घाघरा में कई और नदियाँ हैं, कनाली इत्यादि। तो नेपाल में गड़बड़ होता है या दूसरी, तो प्रभाव हम पर। तो आपको याद होगा कि मैंने, आप लोग फिर नेपाल गए भी ना, जी गया था मैंने नेपाल में जो गड़बड़ होगी जी, हमारी घाघरा पर, हमारी नदियों पर कैसा, तो ये समझ हमको, कम से कम हम नेपाल में कुछ नहीं कर सकते, पर अपने वाटरसेट में तो जी करना नहीं। चाहिए। और नेपाल में भी तो हम लोग कहते हैं रोटी बेटी का रिश्ता है, हाँ, और कई राज्यों के साथ हमारे संबंध भी बहुत घनिष्ठ हैं। बिहार से तो खास करके बहुत ज़्यादा है। उधर जो सीता माता का जो जनकपुर है, और उसके मंदिर का निर्माण भी वहाँ है। धार्मिक भी जुड़ाव है, सांस्कृतिक जुड़ाव भी है,
और जो हमारा फिजिकल प्राकृतिक भी जुड़ाव है। तो इस जुड़ाव में जो अगर ऐसा लगता है कि क्या एक भविष्य के लिए एक ऐसी व्यवस्था बन सकती है जिसमें सारे पहाड़ के प्रदेश और राज्य और देश, भूटान और नेपाल संगठित रूप से एक रूपता लाने के लिए एक इस तरह की कोई संरचना हो, कोई संस्थापक प्रक्रिया हो जो एक दूसरे के साथ, जैसे हम वहाँ की इसी मोड की लर्निंग जो काठमांडू में है उसकी लर्निंग, पहाड़ों में हमारे देश में कई संस्थाएं हैं इस पे काम कर, भारत सरकार की है, राज्य सरकार की है। तो इसमें एक सामंजस्य बनाने के लिए जिसमें प्लेन्स के भी लोग हों और पहाड़ के भी लोग हों, क्योंकि अब पहाड़ में तो गड़बड़ हो ही रही, उसका प्रभाव मैदान पर सीधे सीधे पड़ रहा है, तो ये समझ बनाने की जरूरत है। तो एक सवाल और कि आम जनता हमेशा जुड़ी रहती है इस चीज क्योंकि वो प्रभावित होती है। हमेशा ये बात आती है टेक्नोलॉजी है, भारत सरकार, राज्य सरकार हैं, कई संस्थाएं, एक्ट भी बना 2005 का एक्ट, अभी 2025 में आपदा प्रबंधन के अधिनियम भी बदले गए और शहरी क्षेत्रों के लिए एक नई व्यवस्था कायम की गई है अथॉरिटी बनाने की। साथ ही साथ जो हमारे संस्थाएं राज्य सरकार के स्तर पे और जिले स्तर पे है वो उसकी मजबूती कैसी है और उसकी मजबूती के साथ कैसे आम लोगों को उसका लाभ मिल रहा है या मिलना चाहिए। असल में एक बात जो है जी, वो ये है कि एक शब्द है ना, इलाज से बेहतर परहेज। परहेज, तो परहेज वाली बात, और तो अभी बल है, कहीं डिजास्टर आता है फौरन पहुंच जाता जी, है, इसमें तो बहुत अच्छी बात है। जी, राज्य सरकार है और केंद्र सरकार, जैसे समुद्री तूफान में मुझे याद है कि वो 1977 में अर्थक्वेक आया था, तो 14,000 लोग मारे गए थे आंध्रा, और साइक्लोन आया था, हाँ, और मुंगेर का अर्थक्वेक था इधर, हाँ, जी, और 1991 में, 90 में, जी, 1999 में मैं फिर उड़ीसा आया, साइक्लोन, हाँ, वहाँ भी आंध्र प्रदेश में घूमा ना फिर, जी, जी, तो 1990 में आया, तो उस समय 100 लोग मारे गए। वहाँ के लोगों का मुझे तारा है कि यहाँ 300 लोग मारे। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि एजेंसी एरिया में, पहाड़ी इलाके में, जो विशाखापट्टनम, ईस्ट गोदावरी, वेस्ट गोदावरी के जो पहाड़ी इलाके हैं ना, जी, जी, एजेंसी एरिया का, तो वहाँ लोग मारे। तब मैं गया वहाँ, उन्हीं लोगों के बुलावे पर घूमा हुआ, तो ये हुआ कि 500, 3 दिन में 500-600 मिलीमीटर बारिश हो गई, और जहाँ पेड़ नहीं थे वहाँ लैंडस्लाइड हुआ। उसका समुद्री तूफान के दौरान जो अतिवृष्टि होती है ना, जी, 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 तो वो अतिवृष्टि वाले इलाके में ऐसा प्रभाव, हाँ, हाँ, वो देखा, समझा मैंने। वो एक किताब और आपको 2-3 दिन तक खूब बारिश होती है, हाँ, मैंने 500 या जी, 600, मैंने वो पर्वत बस्ती बस्ती मैंने आपको दी थी। हाँ, पर्वत पर्वत बस्ती बस्ती, जी, आपकी लिखी हुई पुस्तक हाँ, है, जी, जी, शायद, तो उसमें मैंने वो सारा दिया। तो हमने वार्निंग सिस्टम से समुद्र के किनारे के लोगों को तो बचाया, लेकिन पहाड़ में अभी वार्निंग सिस्टम, चाहे हिमालय हो, चाहे पूर्वी घाट या पश्चिमी घाट के पहाड़ हो, उसके लिए अभी तक वो डेवलप नहीं हुआ। तो वो भी डेवलप करने की आवश्यकता, और डेवलप होने के अलावा लोगों को बताने की मुकम्मल व्यवस्था होनी चाहिए। हमारे देश में काफी तरक्की भी हुई और ना, ना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तो विज्ञान भी काफी तरक्की किया और लोगों की जो मृत्यु होती है आपदाओं से उसको काफी कम भी किया, कम गया। लेकिन कभी कभी थोड़ा सा विरोधाभास में हम फंस जाते हैं नहीं, जो कि जैसे बड़े साइक्लोन की बात करते हैं या उसमें करते हैं तो उसमें तो हम कम कम कर पाते हैं, लेकिन इस तरह की जो छोटी या बड़ी है जो भी कैसे आपदाएं जो बहुत लोकलाइज्ड होती हैं, जो स्थानीय स्तर पे होती है, चाहे मकान का गिरना और लैंडस्लाइड में बहना, वहां पे अभी हमारी त्रासदी उस तरह से कम नहीं हो पाई है। वो परहेज वाली जो बात है, जी, पहले से सावधान हो, एक तो ये बात। दूसरा, इको डेवलपमेंट, जी, माना पहले ही से हम अपने इलाके को समझें और उसको सुरक्षित रखने के लिए, जहाँ पेड़ नहीं है वहाँ पेड़, जैसे 70 में जहाँ बाढ़ आई,
वो इलाका 20 साल तक हमने पेड़ लगाने गाँव वालों ने काम, तो आज अभी तक जितने डिजास्टर हो रहे हैं वो अभी तक सुरक्षित है। तो ये तो बड़ा अच्छा उपाय है जो आप बता रहे हैं ये पेड़ों से। एक अंतिम प्रश्न, हाँ भारत एक बड़ा धार्मिक देश है, संस्कारी देश है, और सभी लोग अपने अपने भगवान से जुड़ा रहना चाहते, किसी भी धर्म के लोग हों, है ना? अपने, और पहाड़ों में जिसको कहते हैं कि लोगों का आवागमन बढ़ रहा है, सुविधाएं बढ़ रही हैं, लोग का भगवान से सभी जुड़ना चाहते हैं। पहले दुर्गम होता था तो लोग नहीं जाते थे, अब सुगम हो गया है। इसमें कई विचार भी बने कि पहाड़ों में इतना नहीं जाना चाहिए, क्योंकि धार्मिक स्थल सब हमारे ज्यादातर जैसे जो पहाड़ में वहां तो लोग जाएंगे। उस पे आपके क्या विचार बनते हैं? असल में आजकल भार वहन क्षमता इत्यादि ये कई बातें ऐसी हैं कि जिसके बारे में समझ होनी चाहिए। किसी भी इलाके में माना हम जो बिल्कुल कमजोर इलाका है और धार्मिक जैसे चलो सब वहाँ रोड बना दें, लेकिन उस रोड बनाने से वो तो पूरा धंसेगा, ये पहले समझ बन जानी चाहिए। और धार्मिक उसमें यही है कि हम कुछ कष्ट उठाएं तब किसी इलाके, तो उसमें तो ये आपने पुरानी बात को, आपने परंपरा को कहा कि धार्मिक स्थल पे जाना है तो जहां तक सुगमता है उसका लाभ लें और थोड़ा कष्ट उठाएं, जहां तक हो तो वहां तो जाने। फिर तो परंपरागत मान्यता है ना, जी, जैसे हमारे अल्पाइन मीटों में बुग्यालों में जाने से ऊंची आवाज लगाना बंद होता था, लाल कपड़े पहन करके जगह जगह थूकना भी कई इलाकों में वर्जित है, तो उसका पालन होना चाहिए। उसके पीछे एक विज्ञान है। जी, माना कंपन, माना हम कोई शोर करते हैं तो कंपन ग्लेशियर पर भी होगा, और वहाँ के जो अन्य जंतु हैं जिन्होंने कभी आवाज सुनी तो वो भी बिलक जाएंगे। जी, जी, उस पूरे बात, तो जो परंपरागत ज्ञान है, ये परंपरागत मान्यताएं बहुत ही समृद्ध मान्यता है, जी, तो उन मान्यताओं का पालन करते हुए वो करना चाहिए। ये नहीं कि साहब कहीं केवल 100 लोगों की ही क्षमता है जी, तो इंतजार करें ना, ये थोड़ी 100 की जगह पर 10,000 लोग जाए। क्योंकि लोग जाएंगे तो फिर उनके रहने का भी इंतजाम करना होगा, अभी आपने खाने का देखा इंतजाम होगा करना होगा। ना, उसके अलावा अभी आप हरिद्वार के पास सुना होगा ना, जी, मनसा देवी जा रहे थे, हाँ, कुंभ में भी आपने सुना होगा जी, भगदड़ मच तो गई। इसी प्रकार इन इलाकों में जाएंगे। अब जैसे अगले साल नंदा देवी का मेला लगेगा। तो उसमें लाखों लोग जाएंगे, जी, तो वो वहाँ तो कोई सुविधा भी नहीं, एक आदमी का पैर फिसला फिर ऊपर से फिसलेंगे, जी, कोई भी घटना फिर कहेंगे ये प्राकृतिक होगा, तो हाँ। इसलिए ये सावधानियां मानव कृत ये भी एक बड़ी विडंबना है। कोई भी आपदाएं जैसे हैं, हम लोगों ने भी जो देखा समझा, और आपके जो अनुभव, आपने भी कहा कि कोई भी प्राकृतिक आपदा नहीं होती है। आपदा सभी मानव जनित है और ह्यूमन वो इंड्यूस, बढ़ाती है, और वो बढ़ाती है, मारक क्षमता बढ़ाती है। प्राकृतिक तो एक गतिविधि है, वो वो हो तो रही होगा है, ही, बारिश होगी होगी, उसको हम रोक भूकंप नहीं आना है, सकते। रोक नहीं सकते। तो एक जो प्राकृतिक गतिविधियां हैं, प्राकृतिक आपदा नहीं है। उसके अनुरूप हम कैसे चले, हाँ, ये समझ होनी। तो सामंजस्य होना चाहिए कि प्राकृतिक गतिविधियों के साथ हमारा जो विकास है वो कैसे सामंजस्य बना के चले, तब फिर आपदाओं में या उसके प्रभाव कम हो सकते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, मुझे तो आनंद हुआ, बहुत आनंद आया, और मैं आपको हृदय से अंतर्राष्ट्रीय जो हमारी संस्था इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी एंड सेफ्टी मैनेजमेंट, उसकी तरफ से आभार प्रकट करता हूं। और आपका समय मिला और बहुत सारी बातें हुई, ज्ञान मिला। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।